अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम हर लेक्चर के बाद आपको एक फॉर्म सर्कुलेट करते हैं कि आपको अगर कोई सवाल पूछना होगा आप उसमें ऐड करते हैं। बिकॉज इससे पहले आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस पूछ रहे थे और कभी कभी मैं मिस कर रहा था उन क्वेश्चंस को। मुझे नहीं अच्छा लगता कि आपको सवाल पूछे और मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊँ। तो अब से हर लेक्चर के बाद आपको एक फॉर्म आया करेगा, आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। अगर कोई भी सवाल आपको पूछना हो तो उसमें लिख दीजिए। जैसे ही कुछ ज़्यादा सवाल जमा होंगे मैं उसकी वीडियो बना के आप सब तक भेज दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी उसके आंसर्स मिलते रहें। Student, a question received हुआ in the MCQ of properties of gas. There were two options that were incorrect. Gas molecules have no intermolecular forces. Gas has no volumes. स्टूडेंट्स याद रहे कि हमें पेपर में BCQs पूछे जा रहे होते हैं, यानी बेस्ट चॉइस क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ये दोनों ऐसा आपको लग रहा था कि ठीक जवाब है। हमने उसमें से किसको सिलेक्ट किया? हमने उसमें से सिलेक्ट किया ऑप्शन डी को। तो आप शायद परेशान हुए कि हमने ऑप्शन डी को क्यों सिलेक्ट किया। जब हम बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की तो हम कहते हैं कि सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, लिक्विड्स में उससे कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, और गैसेस में ना होने के बराबर नेग्लेजिबल या एक्सट्रीमली वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। तो इस केस में हम उसे जीरो कंसिडर कर देते हैं। और जो लास्ट स्टेटमेंट था कि गैस हैज नो वॉल्यूम, इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बिकॉज हमारी बुनियादी यहाँ से बनती है मैटर क्या है? मैटर हर वो चीज़ है जो जगह घेरती है और वजन रखती है, यानी उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा, विच गैस इज लाइकली टू डेविएट मोस्ट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर एंड वाई? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन। देखिए, हीलियम नोबल गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डायटॉमिक है, यानी एक ही जैसे एटम से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन CH4 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो जब अपने बिहेवियर शो करता है ये, तो आइडियल गैस की तरह नहीं बल्कि रियल गैस की तरह बिहेवियर शो करता है। याद है स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आपको शेयर किया जा रहा होता है इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपको पूछना है तो आप वहां पर लिख सकते हैं। बहुत माजरत, अगर आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता वहां पर आपको। आप यहाँ क्वेश्चन लिख दीजिए, इंशाल्लाह वीडियो फॉर्मेट में मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा, इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इज। अब चूंकि आपको कहा गया कि इक्वल वेट मिक्स हो और आपको बताया नहीं गया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जब भी कोई सवाल पूछा जाता है उसमें आपके पास वो गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, आप उतना वेट कंसिडर कर लेते हैं। याद रहे कि आपको मीथेन की बजाय कोई और गैस भी पूछी जा सकती है, तो उस वक्त भी आपको याद रहेगा कि जिसका मास ज्यादा होगा आप उसे कंसिडर करेंगे। तो हमने कहा कि 16 ग्राम मास ले लेते हैं हम दोनों का, यानी मीथेन का भी और हाइड्रोजन का भी। चूंकि स्टार्ट में क्या कहा गया, हमें इक्वल वेट कहा गया, तो हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लेते हैं, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। जब मास इन ग्राम को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं, यानी 16 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आता है हमारे पास 8। ये हमारे पास मोल हो गए हाइड्रोजन के। अब आते हैं मीथेन के मोल निकालने, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी 16 डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर आया हमारे पास 1। ये हमारे पास आंसर आ गया मीथेन के लिए। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सब मोल फ्रैक्शन का अलग अलग अगर हम निकालते हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के लिए, और अगर सॉल्वेंट होगा तो हम कहेंगे सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस केस में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, तो आप कहेंगे सर सॉल्यूट हाइड्रोजन है और सॉल्वेंट हमारे पास मीथेन है। बिकॉज जो कम मिकदार में होता है वो सॉल्यूट होता है और जो ज़्यादा मिकदार में होता है वो सॉल्वेंट होता है। अब हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ मीथेन प्लस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के मोल कितने थे? 8 थे। 8/1 प्लस 8, ये बन जाएगा 8/9, जो कि इसका फ्रैक्शन भी होगा जो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। तो आपको ऑप्शंस में 8/9 दिया होगा, वो आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सर थोड़ी सी प्रैक्टिस आप खुद करवा दीजिए और ताकि थोड़ी और क्लैरिफिकेशन हो जाए इफ पॉसिबल। बेटे, हम 2020 MCQs कर रहे हैं रेड स्पॉट से, और क्लास के दौरान हम MCQs कर रहे हैं NTS से, और उससे मैं आपका टेस्ट भी ले रहा हूँ। ये उसके बाद मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप रेड स्पॉट को सॉल्व करना शुरू करें। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी और हम थोड़ा सा कोर्स कवर कर लेंगे तो मैं रेड स्पॉट के ज़्यादा सवाल सॉल्व करवाना आपको शुरू कर दूंगा। 20 नहीं, फिर हम 30 या 40 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, या पूरा पूरा चैप्टर भी हम कर लेंगे जब हम एंड की क्लासेस में होंगे। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इनकी प्रैक्टिस करना, जब तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और डेली आप अपना लेक्चर कंटिन्यू रखें। एक स्टूडेंट ने सवाल किया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक तरीके से समझ नहीं है और टफ लगी। बेटे, फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमें
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़नी है तो वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी। चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ किस वीडियो में एक्सप्लेन किया? बेटे वीडियो लेक्चर आपको शेयर किया गया था स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से, जिसमें सैपुलेशंस मौजूद थी। वहाँ पर हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखी है। ग्रुप में वो लेक्चर शेयर किया जा चुका है ऑलरेडी, आप स्क्रॉल करके वहाँ से देख सकते हो। बुक में जो अबव मेंशन टॉपिक हैं इनके टेबल्स हैं, क्या वो टेबल्स याद करने होंगे? उसमें जो वैल्यूज लिखी हैं डिफरेंट लिक्विड्स की, ये बात की जा रही है विस्कोसिटी की। नहीं बेटा, टेबल याद नहीं करने, उस पूरे टेबल से एक बात याद करनी थी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है, बस वही आपको याद करना था जो हमने वीडियो लेक्चर में समझ लिया। आपके सवाल जिस तरह मुझे मौसूल हो रहे हैं मैं उसी तरह आपके सामने रख रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर रोमन इंग्लिश लिखी हुई है। मैं नाम नहीं आपका डिस्क्लोज कर रहा कि किसने ये सवाल पूछा था, लेकिन इस वक्त आप जरूर सुन रहे होंगे जिस बच्चे ने ये सवाल पूछा था। क्या हम तैयारी फुल कर लेंगे एमकैट की? जी, हम कंप्लीट एमकैट, ईकैट, एमडीकैट जिस टेस्ट की आप बात कर रहे हैं हम तैयारी करेंगे। हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट कर लिया है। जैसे ही ये सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा हम फिजिक्स स्टार्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद बायोलॉजी, मैथ स्टार्ट कर लेंगे। साथ साथ आपकी इंग्लिश की तैयारी भी होती रहेगी। हम पेपर से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी मुकम्मल करेंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन वाले न्यूमेरिकल में HE यानी हीलियम का रेट न्यूमरेटर में कब लिखना है और SO2 का न्यूमरेटर में कब लिखना है, यह हर बार अपनी चॉइस से लिख सकते हैं। ये समझ में नहीं आया। अगर पूछा जाता है कंपेयर करना है रेट ऑफ हीलियम एंड SO2, तो रेट हीलियम का ऊपर आएगा, SO2 का नीचे आएगा। जिसका रेट ऊपर आता है बेटा उसका मास इज इक्वल टू के बाद नीचे आ जाता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं लिखा जाता, सिर्फ कहा जाता है कंपेयर ऑफ दीज टू गैसेस, तो जो हल्की गैस होगी उसको आप ऊपर रखेंगे और जो भारी गैस होगी उसको आप नीचे रखेंगे। ये ट्रिक हमने जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे उस वक्त भी समझी थी। हाउ टू रिमेंबर एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट? We memorize till 20, but in many numericals, elements are taken more than 20, and we don't know their atomic masses. जिस तरह आपको पीरियोडिक टेबल की एक वीडियो शेयर की गई थी जिसमें आपने पीरियोडिक टेबल याद कर लिया, अब बहुत सारे बच्चों ने उसे बना के असाइनमेंट चेक भी करवाया, तो बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ था उन्होंने। बिल्कुल उसी तरह थोड़े दिनों बाद आपको एक ऐसा वीडियो लेक्चर भी मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मास याद करने की ट्रिक्स होंगी, तो आपके लिए निहायत ही आसान हो जाएगा एटॉमिक मास को याद करना। द सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स SAE विस्कोसिटी इज अ ग्रेडिंग सिस्टम। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि व्हाट इज C ग्रेड ऑयल, तो C की यहाँ पर आपके पास एब्रीविएशन लिखी हुई है। इट इज एक्चुअली सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ये ऑयल्स की मुख्तलिफ ऑटोमोबाइल ऑयल्स की टाइप्स होती हैं, उसकी आपके पास विस्कोसिटी होती है, तो यहाँ पर उसका जिक्र किया जा रहा है चूंकि विस्कोसिटी में हमने इस लफ्ज को जिक्र किया था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन ए करेक्ट कैसे है? सर कुछ सॉलिड्स को हम कंप्रेस करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो वो भी कंप्रेस करते हैं? नो, हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। हम सॉलिड को क्या करते हैं, हम सॉलिड को डिफॉर्म करते हैं। अगर जोर से मारते हैं तो मारने के बाद शेप ही तब्दील कर देते हैं हम उसकी। कंप्रेस का मतलब था जब आप उसमें से हाथ हटाएंगे या प्रेशर हटाएंगे तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में सर आपने कहा है कि टेम्परेचर डबल करना है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, लेकिन उधर टेम्परेचर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, और आंसर में टेम्परेचर को डबल करना है और इसलिए आपने 50 लीटर को डबल किया और वो 100 लीटर हो गया। 50 लीटर टेम्परेचर नहीं है बेटा, आपने सवाल शायद ठीक तरीके से नहीं पढ़ा। हमने टेम्परेचर को डबल नहीं किया है वहाँ पर, हमने एक्चुअल में वॉल्यूम ही को डबल किया है। सिर्फ उसमें लिखा गया था कि टेम्परेचर डबल हो चुका है, जिससे हमने ये फैसला किया था कि चार्ल्स लॉ में अगर टेम्परेचर डबल होगा तो वॉल्यूम दोबारा डबल होगा। जिस भी बच्चे का सवाल था या और किसी का भी ये सवाल था तो एक मरतबा दोबारा वो लेक्चर देख लीजिए, वो क्वेश्चन देख लीजिए, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। सर कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट द रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? एक ये सवाल पूछा गया और एक इससे मिलता जुलता सवाल था। सर प्लीज जो पॉइंट है, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट विल बी द वन वेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इजीएस्ट टू रिमूव। इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दें। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब अगर मैं कहता हूं कि एक सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी सामने वाले को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवा रही है, उसको फायदा करवा रही है, तो खुद क्या करेगी सर, खुद इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी यानी ऑक्सीडाइज होगी। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम की, Na,
तो मैं कहता हूँ एटॉमिक नंबर 11 है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है, यानी जिसके पास भी जाएगा उसको फायदा हो जाएगा। क्लोरीन के पास गया, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्लोरीन क्या हुआ सर, रिड्यूस हो गया चूंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो सोडियम क्या है सर, सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ चूंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो मैं क्या कहता हूँ, सोडियम हमारे पास एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की हमने बात की, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो है जिसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, चूंकि रिड्यूसिंग एजेंट तो वो था जो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा था। इस पूरे सेंटेंस को रिवाइंड करके एक दफा फिर सुनेंगे आप, तो आपको इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो जाएगी। तो सुन, ये वो तमाम क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछे। हर लेक्चर के बाद इंशाल्लाह मैं वो लिंक आपको शेयर करता रहूंगा। जो भी सवाल आपको पूछना है टॉपिक से रिलेटेड, आप उसमें पूछते रहिए ताकि मैं आपको रिस्पॉन्स कर सकूं। मुझे अच्छा नहीं लगता आप सवाल पूछते हैं मैं जवाब नहीं दे पा रहा होता, टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही हमारी। अच्छी क्लासेस उस वक्त होती हैं जब आप सवाल पूछें और आपको उसका जवाब भी मिल रहा हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया था। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।